हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 1। तो इस यूनिट में हम आपका सारा सिलेबस जो भी आपके एकेटीयू से रिलेटेड है, लेटेस्ट सिलेबस पूरा डीप में कवर करेंगे। और अगर आप ये वीडियो कर लेते हो तो आपकी यूनिट 1 बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगी। बस थोड़ी सी ज़रूरत बचेगी प्रैक्टिस की, ठीक है? वो प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी डा की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। पूरी यूनिट्स की 1 2 3 4 5 पूरी यूनिट्स की डीप में एक्सप्लेन्ड अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी हो तो जाके उसे एक्सप्लोर करना प्लेलिस्ट सेक्शन में। और बाकी वेब टेक्नोलॉजी की सारी यूनिट्स धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं और बाकी सब्जेक्ट्स की भी आ रही हैं। तो बस अब तैयारी में लग जाओ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 1। तो ये वन शॉट है, लाइक इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? अब आपका इससे रिलेटेड लाइक ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आप थोड़ा डिस्टिंग्विश हो, ठीक है? ब्लू ले लेते हैं या ग्रीन लेते हैं, ठीक है? ग्रीन साइन, ठीक है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे गए हैं या तो प्रीवियस ईयर में या पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो यूनिट 1 से आपका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट एंड वेब। मतलब कि जो हमारा इंटरनेट था और वेब था वो कैसे, उसकी लाइक हिस्ट्री क्या है, ठीक है? और कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ। तो ये चीज़ आपको डीप में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? और आप उस पेपर में पॉइंट में बड़ा मतलब लाइक आपको करना क्या होता है, आप अब थर्ड ईयर में आ गए हो, आपको इतना तो पता होगा एकेटीयू में चलता क्या है सिस्टम, ठीक है? एकेटीयू का सिस्टम ये चलता है कि आपने अगर एक शब्द पढ़ लिया ना, एप्पल, और आपको पता लग गया कि वो गोल होता है और रेड होता है, सिर्फ इतनी सी चीज पे आपको पूरा पेपर भरना आना चाहिए, ठीक है? तो वही चीज़ आपको यहाँ फॉलो करनी है। सिंपल से आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं, माइंड में रखने हैं, और उसके बेसिस पे आपको पूरा लिख के आना है अच्छे से, ठीक है? पॉइंट वाइज सुंदर सुंदर सजा के, ठीक है? अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट कैसे चालू हुई हमारे लेट 1960s में, ठीक है? 1960s के एंड में यूएस गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है? जिसका नाम था ARPANET, ठीक है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो हमारे 1960s में यूनाइटेड स्टेट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, अब ARPANET, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये आपकी बिगनिंग हो गई यहाँ से, ठीक है? इसका मतलब है लाइक इसका मेन एम था यूनिवर्सिटीज, ठीक है, और रिसर्च सेंटर्स को कंप्यूटर के से कनेक्ट करना ताकि वो डेटा शेयर कर सके। तो इसका मेन मोटिव क्या था, यूनिवर्सिटीज को, रिसर्च सेंटर्स को लाइक ज्वाइन करना, ठीक है, जिससे वो आपस में डेटा शेयर कर सके, ठीक है? और इसके पास एक न्यू आइडिया था, जो ये आपकी ये इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इसमें एक नई टेक्निक यूज होती थी, पैकेट स्विचिंग, ठीक है, जिसमें डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजा जाता था, ठीक है? पैकेट स्विचिंग का मतलब है लाइक छोटे छोटे पैकेट्स, ठीक है? छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को, लाइक इतना बड़ा डेटा है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ के भेजना एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, ठीक है? अब फिर क्या है, लाइक 1970s तक, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज कनेक्ट होने लगी और लोग फाइल्स और ईमेल्स भेज पाने लगे, ठीक है? ये आपकी बिगनिंग थी कि 1960s में उसने एक यूएस ने प्रोजेक्ट लॉन्च करा। वो था कि लाइक लोगों को कनेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता था, पैकेट स्विचिंग। और 1970s तक ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें शेयर करने लग गए, ठीक है? ये तो बिगनिंग ऑफ इंटरनेट हो गई। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स थी लाइक वो कैसे कैसे डेवलप हुई। तो हमारे 1983, ठीक है, 1983 में, डेट अगर आपको याद रहे तो याद रखना, क्योंकि इनसे लाइक इनको आप लिखो और फिर हाईलाइट करो तो बहुत इंपैक्ट डालता है। एग्जामिनर को लगता है भाई इसको तो डेट भी याद है, तो हाँ नॉलेज तो है बंदे के पास, ठीक है? तो उसको ऐसा फील करा सकते हो आप डेट याद करके। तो लाइक इसमें क्या हुआ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में, कि 1983 में एक नया कम्युनिकेशन सिस्टम आया जिसका नाम था टीसीपी, ठीक है? तो 1983 में एक नई प्रोटोकॉल आई, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? ये सिस्टम हर कंप्यूटर को एक कॉमन रूल देता था जिससे वो इजीली बात कर सके। तो हर सिस्टम को ये क्या करता था, एक लाइक कॉमन रूल प्रोवाइड करता था जिससे कंप्यूटर आपस में बात कर सके इंटरनेट, ठीक है? और ये इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से अलग अलग नेटवर्क एक साथ कनेक्ट हो गए और मिलके
मिलके इंटरनेट बना दिया लाइक। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जैसे टीसीपी से क्या हुआ, बहुत सारे कंप्यूटर्स को ये आपस में बात करना इसने अनेबल कर दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, आपस में वो बात करने लगे तो एक नेटवर्क स्टेब्लिश हो गया जिससे वो कनेक्ट हो गए और उस सबको मिला के ही उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका आपका डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल मेन पॉइंट क्या है, टीसीपी हमारा लॉन्च हो गया और उससे हमें अनेबल हो गई बहुत सारी चीजें। फिर ग्रोथ कैसे कैसे हुई। ठीक है, ग्रोथ हुई लाइक 1980s में इंटरनेट और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज कंपनीज में लाइक घुस चुका था। ठीक है, एक्सपेंडेड टू मोर यूनिवर्सिटीज एंड कंपनी एंड लेटर टू होम्स, होम्स तक भी पहुंच चुका था। फिर 1989 में क्या हुआ, 1989 में टिम वर्नर्स ली जो लाइक सर्न, ठीक है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर रिसर्च की, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रपोज कर दिया। ठीक है, 1989 में टिम वर्नर्स ली जो सर्न में साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, उनका गोल था इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन शेयर करना और लिंक करना इजी करना। ठीक है, तो फिर इंटरनेट का ग्रोथ हुआ, लाइक इंटरनेट पहले डेवलप हुआ फिर वो ग्रो हुआ। इन साइंटिस्ट ने वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस कर दिया जो इसने हमारा काम और इजी कर दिया। ठीक है, फिर वर्ल्ड वाइड वेब का बर्थ हो गया। ठीक है, 1990 में क्या हुआ, फिर वर्ल्ड वाइड वेब का बर्थ हो गया। द टिम वर्नर्स ली ने डेवलप कर दी, फिर एचटीएमएल डेवलप कर दी वेब पेजेस बनाने के लिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेवलप कर दी वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट पे। ठीक है, फिर तो वो बढ़ता बढ़ता गया जैसे लाइक आज के टाइम तक बढ़ गया। लाइक फिर वेब ब्राउजर्स बनने लगे टू व्यू एंड नेविगेट वेब पेजेस। ठीक है, पहले वेबसाइट 1991 में सन पर लाइव हुई थी। ठीक है, जो फर्स्ट वेबसाइट थी वो 1991 में सन पे लाइव हुई थी। सन की फुल फॉर्म हमने अभी पढ़ी ना, लाइक ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो पहली जो वेबसाइट थी वो हुई थी यहाँ पे। ठीक है, और फिर जो वेब मेड द इंटरनेट इजी फॉर नॉर्मल यूजर टू एसेस एंड रीड इन्फॉर्मेशन, तो ये जो वेब था उससे क्या हुआ, अब इंटरनेट आम लोगों के लिए यूजफुल और रीडेबल हो गया। ठीक है, लाइक एग्जांपल जैसे तुम क्रोम या सफारी में कोई साइट खोलते हो या वेब ने पॉसिबल बना दिया ये चीज़। ठीक है, और फिर एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न वेब, और फिर तो भाई वो बढ़ ही गया। ठीक है, काफ़ी लाइक मिड 1990 में के बीच में मोसेक और नेट स्केप जैसे ग्राफिकल ब्राउजर्स आए। ठीक है, बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम जो तुम यूज़ करते हो, फायरफॉक्स आई जैसे ब्राउजिंग और फास्ट, इनसे ब्राउजिंग और फास्ट और अट्रैक्टिव हो गई। ठीक है, और वेब पेजेस अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं, वीडियो, शॉपिंग, सोशल मीडिया सब सपोर्ट करने लगे। लेकिन इनिशियली वो बस टेक्स्ट सपोर्ट करते थे वेब पेजेस। ठीक है, फिर लेकिन अब वो सब सपोर्ट करने लगे। और आजकल के वेब पेजेस तो वीडियोस, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, क्लाउड सर्विसेज सब होता है उन पे। ठीक है, तो ये पूरा था आपका कि कैसे हिस्ट्री थी और रिवोल्यूशन थी। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, ये और नोट्स आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक आपको वेबसाइट की मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से जाके आप नोट्स ले सकते हो। और बाकी ठीक है, ये वाला तो समझ आ गया। सिंपल सा था, लाइक बिगिनिंग हुई, फिर डेवलपमेंट हुआ प्रोटोकॉल्स का, प्रोटोकॉल्स डेवलप हुई तो इंटरनेट ग्रो हुआ, इंटरनेट ग्रो हुआ तो वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन हो गया, इन्वेंशन हो गया तो फिर मॉडर्न वेब आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट आर वेब डेवलपर स्ट्रेटेजीज। ठीक है, मतलब वेब डेवलपमेंट की क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, कैसे कैसे हमारा वेब डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और उसके क्या क्या फेस होते हैं। तो वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक प्रॉपर प्लान बनाना, बनाना वेबसाइट या वेब ऐप बनाने के लिए। ठीक है, स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या होता है, लाइक कोई भी काम आप कर रहे हो तो आप कैसे कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। तो वही यहाँ पे है कि आपका वेब डेवलपमेंट की क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। तो एक प्रॉपर प्लान फॉर क्रिएटिंग अ वेब एप्लीकेशन, तो इट हेल्प्स टू डिसाइड हाउ वेबसाइट विल लुक, मतलब कि कैसी वो दिखेगी, क्या वो करेगी और कैसे वो यूजर्स तक पहुंचेगी। तो मेन एम क्या होता है, टू मेक अ वेबसाइट यूजफुल, फास्ट, इजी टू यूज। ठीक है, तो वेबसाइट का मेन एम क्या होता है, यूजफुल बनाना, ठीक है, फास्ट बनाना एंड इजी टू यूज बनाना। तो ये आपके तीन वेबसाइट के यूज हैं। अब फेजेस ऑफ वेब डेवलपमेंट क्या क्या हम लाइक कौन कौन से फेजेस होते हैं, तो जो फर्स्ट फेज होती है ना वो होती है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मतलब कि जो भी आपकी फर्स्ट फेज होती है, लाइक आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप घर भी बनवा रहे हो ना एक, तो पहले आप प्लान करते हो कि इधर मेरी किचन होगी, इधर मेरा बाथरूम होगा, इधर मेरा बेडरूम होगा। तो वो प्लानिंग हो गई। ठीक है, वो आपकी फर्स्ट फेज हो गई। फिर है रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर आप देखते हो कि मेरे को बाथरूम बनाने के लिए क्या चाहिए, गेट चाहिए, बेडरूम के लिए मुझे बेड चाहिए, फैन चाहिए,
ठीक है, तो ये सारी है रिक्वायरमेंट एनालिसिस कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ये चीज़ करने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। द पर्पज ऑफ वेबसाइट इज क्लियरली डिसाइडेड, लाइक किस क्यों बना रहे हो, क्यों चाहिए, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। और रिक्वायरमेंट्स आर करेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट और यूजर्स। और क्लाइंट जो आपसे ये बनवा रहा है, ठीक है, या जिसके लिए आप बना रहे हो, ठीक है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी इकट्ठी की जाती हैं। और टारगेट ऑडियंस और गोल क्या है वेबसाइट का वो सब आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में पूरा निचोड़ लिया जाता है कि जो भी आप काम करने जा रहे हो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और वो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये सब, ठीक है। और फिर अगर एक कॉलेज वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें एडमिशन्स, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट और स्टूडेंट लॉगिन पेजेस चाहिए होंगे, ठीक है, ये सब का एनालिसिस होता है। और फिर आता है आपका डिज़ाइन फेज, ठीक है, किधर गए, हाँ इधर। फिर डिज़ाइन फेज में क्या होता है, वेबसाइट का एक लेआउट और लुक बनाया जाता है। आप घर बना रहे हो तो आप क्या करोगे, जो आपका मिस्त्री है उसको आप बताओगे कि भाई ये मेरा बेसिक डिज़ाइन है, कि ऐसा मेरा घर है, ठीक है, इधर मेरी सीढ़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, ये 3-4 मंजिल का है, ठीक है, इसमें बड़ा सा गेट है, यहाँ गाड़ी खड़ी होगी, तो वो डिज़ाइन फेज है। ठीक है, बाहर आते हैं आप सपनों से, यहाँ आते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन फेज में क्या बनाते हैं हम, लेआउट क्रिएट करते हैं हमारी वेबसाइट का, कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी। आप फिग्मा पे डिज़ाइन करते होगे तो कैसी हमारी वेबसाइट दिखने वाली है, उसके कलर, स्कीमा, नेविगेशन कहाँ रहेगा, इमेज डिसाइड करना, ठीक है। टूल्स जैसे इसमें आ गया फिग्मा, अडोब एक्सडी यूज़ होते हैं हमारे इसके लिए। तो फोकस होता है मेनली डिज़ाइन को सिंपल, क्लियर और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। ठीक है, जैसे आपका होम पेज है तो उसमें हेडर होता है, फूडर होता है, साइड मेन्यू होता है, तो ये डिज़ाइन में आ गया सब। ठीक है, फिर आपकी आती है डेवलपमेंट एंड कोडिंग फेज। तो यहाँ पे होता है आपका एक्चुअल का, घर बनाने में जो एक्चुअल आपका ईंट रखना चालू हो जाता है, नींव पड़नी चालू हो जाती है, तो वो होती है आपकी एक्चुअल कोडिंग ऑफ वेबसाइट्स, बिगिन हियर। ठीक है, डेवलपमेंट एंड कोडिंग फेज में तो फ्रंट एंड आपका जैसे बन जाता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, बैक एंड अगर आप बना रहे हो PHP पाइथन जावा में, जो भी आपको पसंद हो लैंग्वेज, ठीक है, तो इसमें आपका डेवलपमेंट चालू हो जाता है, और डेटाबेस के लिए क्या यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होती है। लॉग इन फॉर्म ऑन द वेबसाइट कनेक्ट्स टू डेटाबेस टू चेक यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म बनाते वक्त यूजर और पासवर्ड डेटाबेस से चेक होता है। ठीक है, फिर आती है आपकी टेस्टिंग फेज। अब बना तो दिया, ठीक है, वही घर वाला एग्जांपल, अब मिस्त्री ने बना दिया, बार बार आपको आके चेक करना पड़ता है ना कि भाई तूने सही किया है ना, इधर ये इधर सही, इधर ही रखना था, मुझे ये इधर रखना था। तो वो था कि डेवलपमेंट करने के बाद जो भी वेबसाइट है उसको टेस्ट किया जाता है कि कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, कोई ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है, या ब्राउजर और डिवाइसेस पे चेक होती है, सब फोन पे भी सही चल रही है, लैपटॉप पे भी सही चल रही है, ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग होती है कि सारे फंक्शन, सारे बटन काम कर रहे हैं, सारे लिंक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है कि साइट ऐसा तो नहीं है काफ़ी लाइक बहुत ही स्लो चल रही है। ठीक है, जैसे इफ़ अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म डज नॉट सबमिट प्रॉपरली इट इज़ करेक्टेड ड्यूरिंग टेस्टिंग। मतलब कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो उसको टेस्ट करके देखा जाता है कि वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो उसको ठीक किया जाता है। तो टेस्टिंग फेज में हमारी सारी टेस्टिंग होती है, कमियाँ निकाली जाती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका डेप्लॉयमेंट फेज। तो इसमें क्या होता है, जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो वेबसाइट को होस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसको एक डोमेन नेम दिया जाता है जिससे वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सकती है। आप URL डालो, एक यूनिक URL, तो वो उस तक नेविगेट हो। ठीक है, वो डेवलपमेंट फेज हो गया, और वो यूजर्स को अवेलेबल हो। जैसे कि कॉलेज वेबसाइट होती है आपकी तो वो पब्लिकली होस्टेड होती है। फिर मेंटेनेंस अपडेट, अब ऐसा नहीं है कि आपने बना के छोड़ दिया, आपको उसका प्रॉपरली मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कि उसको रेगुलर अपडेट करते रहो। कोई भी नई चीज़ आ रही है, कॉलेज की वेबसाइट ये है, ठीक है, अब कॉलेज में कोई नया फंक्शन हो रहा है तो आपको वहाँ अपडेट करना पड़ेगा, तो रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। कंटेंट, सिक्योरिटी पैचेस, न्यू फीचर ऐड करने चाहिए, रेगुलर बैकअप होना चाहिए टू प्रिवेंट डेटा लॉस। ठीक है, जैसे एवरी सेमेस्टर द कॉलेज वेबसाइट अपडेट्स एंड नोटिस एंड रिजल्ट्स। ठीक है, ये उसी का एग्जांपल है। पहले प्लानिंग, फिर डिज़ाइन, फिर डेवलपमेंट, फिर लॉन्च। ठीक है, आप जैसे कि आप लिखोगे ना तो आप ये सब एक ग्राफिकल दिखाओ ना तो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। आपने इतना सब कुछ लिख दिया वो अलग बात है, लेकिन कहीं पे आपने डायग्राम बना रखा है ना तो एग्जामिनर को लगेगा भाई ये डायग्राम बना दिया इसने, तो इसका मतलब यही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करी होगी। तो कभी कभी वो डायग्राम को देखते ही आपको नंबर दे के चला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका कि आपको समझाना है कि क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो क्लाइंट का मतलब क्या होता है, जो यूजर है, हम,
ठीक है, हम जैसे कोई वेबसाइट चला रहे हैं, तो हम जो चला रहे हैं, ठीक है, वो है क्लाइंट, जो हमें दिख रहा है सामने, ठीक है, हमें क्लाइंट। और फिर बैकएंड से जो काम चल रहा है वो है आपका सर्वर, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर क्या देता है, सर्वर देता है हमारा रेस्पॉन्स, ठीक है। लाइक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक ऐसी नेटवर्क डिजाइन मॉडल है जिसमें काम, डेटा और रिसोर्सेज दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, क्लाइंट और सर्वर, ठीक है। ये मॉडल यूज होता है वेब एप्स पे, ईमेल्स पे, ऑनलाइन बैंकिंग्स पे और हर नेटवर्क बेस्ड सिस्टम पे, ठीक है। इसका ऐसे ही होता है, लाइक क्लाइंट ये रहा, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर को और सर्वर दे रहा है रेस्पॉन्स, ठीक है। अब जैसे कोई भी सिस्टम समझ लो, लाइक आपने कैलकुलेटर ही बनाया, ठीक है, तो आपने दिया 5+4, तो ये आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि 5+4 मेरे को प्लस करके दिखाओ, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट हो गई, और उधर से आया 9, तो ये सर्वर से आया, ठीक है, तो ये है आपका रेस्पॉन्स। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, इसको और अच्छे समझते हैं। लाइक क्लाइंट सर्वर architecture is a network design where task, workloads, resources are shared between two main types of computer programs, client and server, ठीक है। ये वाइडली यूज होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, तो मेन कंपोनेंट है आपका क्लाइंट। तो क्लाइंट एक कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, ठीक है। क्लाइंट यूजली हैव यूजर इंटरफेस, ठीक है, लाइक मेनली फ्रंट एंड वाला पार्ट ही क्लाइंट में उसमें आता है, लाइक जो हमें दिख रहा है, लाइक वेब ब्राउजर्स, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप्स, ठीक है। और क्लाइंट सर्विस मांगता है, खुद सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ये सर्विस मांगता है, ठीक है, क्लाइंट सर्विस मांगता है। अब जैसे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, बाहर से कोई क्लाइंट आ रहा है, तो वो तो आपसे काम करवाने के लिए आएगा ना, और काम आप करके दोगे, वो आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ क्लाइंट क्या है, सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर, रिसीव रिस्पॉन्स, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू यूजर, जब उससे रिस्पॉन्स मिल गया तो उसको शो कर देना, जैसे कि वेब ब्राउजर हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब। अब सर्वर क्या है, सर्वर इज अ कंप्यूटर और प्रोग्राम डेट प्रोवाइड सर्विस, डेटा, रिसोर्सेज टू क्लाइंट, ये प्रोवाइड करता है हमें सर्विस, डेटा, रिसोर्सेज, सॉरी रेस्पॉन्स नहीं, रिसोर्सेज, वैसे रेस्पॉन्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सर्वर्स आर यूजली पावरफुल मशीन कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट एट सेम टाइम, मतलब कि सर्वर एक पावरफुल मशीन होती है जो कैपेबल होती है बहुत सारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए सेम टाइम। इसका फंक्शन क्या होता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लिसन करना, प्रोसेस करना, जो ऑपरेशन वो करवाना चाह रहा है वो काम करना, और जो काम उसने मांगा है उसको वापस भेजना, ठीक है। इसका एग्जांपल है आपका वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, माई स्क्वेल मेल सर्वर, ये सब, ठीक है। अब कैसे ये सब काम करता है ये देख लेते हैं। लाइक ये काम कैसे करता है, लाइक क्लाइंट जो है हमारा रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, ठीक है, इंटरनेट या लैन के थ्रू। फिर क्या करता है, सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव करता है और प्रोसेस करता है, ठीक है, सर्वर हमारी रिक्वेस्ट रिसीव करता है और प्रोसेस करता है। फिर सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को, ठीक है, और फिर क्लाइंट रिस्पॉन्स को यूजर, लाइक जो रिस्पॉन्स आया उसको यूजर को शो करता है। लाइक देखो, क्लाइंट आया, रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, सर्वर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा क्लाइंट को, क्लाइंट ने उसको शो करा, सिंपल सी ये बात है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमारे कुछ टाइप्स के होते हैं, लाइक टू टायर आर्किटेक्चर। टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है, ये सर्वर है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। सिंपल होता है, फास्ट होता है, लेकिन कम स्केलेबल होता है, ठीक है, जैसे कि आपका एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन एसेसिंग डेटाबेस डायरेक्टली, ठीक है। अब आता है हमारा थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, लाइक इसमें नाम ही थ्री है, तो थ्री मतलब तीन लेयर्स होती हैं। एक आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, क्लाइंट यूजर इंटरफेस, एक आपकी एप्लीकेशन लेयर जो सर्वर की होती है बिजनेस लॉजिक हैंडल करने के लिए, और एक आपकी डेटाबेस लेयर डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इसका लाइक वेब एप्स जो होते हैं उसमें एक ब्राउजर होता है, ठीक है, वेब सर्वर्स होते हैं, एप्लीकेशन मिडलवेयर्स, एंड आपका डेटाबेस होता है। तो ये आपका थ्री टायर आर्किटेक्चर में आ गया। एंटायर आर्किटेक्चर क्या होता है आपका, एंटायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, डिवाइड द सिस्टम इनटू मल्टीपल लेयर्स फॉर बेटर स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो इसमें मल्टीपल लेयर होती हैं और हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक रोल होता है जो उनमें के बीच में डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब बात आती है एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या है हमारी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, डेटा और रिसोर्सेज सेंट्रली मैनेज्ड होते हैं, ठीक है, और फिर इजी टू मेंटेन होता है, अपडेट होता है, सिक्योर एप्लीकेशन होती हैं,
सपोर्ट मल्टीपल क्लाइंट साइमल्टेनियसली, लाइक मल्टीपल क्लाइंट्स को आप साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हो। डेटा डुप्लीकेशन कम होता है, ठीक है, रिड्यूसेस डेटा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बिकॉज द सर्वर स्टोर मेन कॉपी। और स्केलेबल, क्योंकि नए क्लाइंट्स इजीली ऐड किए जा सकते हैं। तो लाइक आपका डेटा रिसोर्सेज एक जगह मैनेज रहते हैं और मेंटेन और अपडेट करना इजी होता है। मल्टीपल क्लाइंट्स एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डेटा डुप्लीकेशन कम होता है, स्केलेबल होता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर सर्वर फेल हो गया, ठीक है, अगर सर्वर फेल हो गया तो सारे क्लाइंट अफेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए होती है इसके लिए, क्योंकि फिर कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए। अब फिर पावरफुल सर्वर बनाना कॉस्टली होता है, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। और फिर अगर बहुत सारे क्लाइंट एक साथ रिक्वेस्ट करें तो परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है, ठीक है। ये सारी इसकी डिसएडवांटेजेस है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको शॉर्ट नोट लिखना है आपका वेब प्रोटोकॉल्स HTTP HTTPS और TCP पे। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो वेब प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं हमारी, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, लाइक एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं कंप्यूटर्स को टू कम्युनिकेट एंड शेयर डाटा ओवर द इंटरनेट। तो वेब प्रोटोकॉल्स हमारी एक लाइक जो जैसे हम कॉलेज जाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, रूल्स होते हैं कि हमको टाई लगानी है, ठीक है, आईडी कार्ड पहनना है। बिना आईडी कार्ड के तो आपका लाइक आईडी कार्ड तो मंगलसूत्र की तरह है, वही रील वाला, ठीक है, और आपका कॉलेज आपका ससुराल। तो वही वेब प्रोटोकॉल्स करता है कि उसके पास होते हैं सर्टेन रूल्स जो आपको ओलो करता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट और डेटा शेयर करने के लिए। तो ये डिफाइन करता है कि कैसे डेटा का फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे वो ट्रांसमिट होना चाहिए और कैसे वो रिसीव होगा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। कॉमन वेब प्रोटोकॉल्स क्या होती है, ठीक है। तो कॉमन वेब प्रोटोकॉल्स होती है हमारी HTTP, ठीक है, ये होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो आपकी काम आती है ट्रांसफरिंग वेब पेजेस में, ठीक है। HTTPS, ठीक है, ये डिफरेंस आ सकता है कि HTTP और HTTPS में क्या होता है। तो सिर्फ S का कमाल है, S का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। तो जो आपकी HTTP है ये सिक्योर नहीं होती, पर जहाँ पे S लग जाता है वो सिक्योर वर्जन होता है HTTP का, ठीक है। फिर FTP क्या होती है, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये आपकी यूज होती है अपलोड एंड डाउनलोड फाइल फ्रॉम अ वेब सर्वर। फिर SMTP क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये आपकी मेल्स को सेंड करने के लिए यूज होती है। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो आपके डोमेन नेम्स लाइक google.com को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक जब आप ये खोलते हो तो योर ब्राउजर यूजेस HTTP और HTTPS टू रिक्वेस्ट द पेज फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। अब आपका HTTP और HTTPS समझना है। तो HTTP क्या होता है, हमारे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। इट इज़ द मेन प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। लाइक ये प्रोटोकॉल क्या करती है, जैसे आपने वेब पेज बनाया है HTML में, तो आपको इसे इंटरनेट पे शो करना है, तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू आप इंटरनेट पे इसको शो कर सकते हो, ठीक है। ये वर्क करता है पोर्ट 80 पे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। मार्केट पोर्ट 80 पे ये काम करता है। ये ट्रांसफर करता है प्लेन टेक्स्ट विच मीन्स इट इज़ नॉट सिक्योर, ठीक है, याद रखना है सब। और ये फॉलो करता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल, ब्राउजर रिक्वेस्ट सर्वर रिस्पॉन्स। अब जैसे कि आपने एक URL टाइप करा HTTP से, तो ये HTTP की यू को प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है डेटा फेच करने के लिए। HTTPS पे आ जाए तो ये सिक्योर वर्जन होता है हमारा HTTP का, ठीक है। ये यूज़ करता है SSL सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो हमारे डेटा को इनक्रिप्ट रखता है, लाइक सेफ रखता है। सिक्योर का मतलब क्या है, जो हमारा डेटा जा रहा है उसको कोई और ना देख पाए, इनक्रिप्टेड रहे। तो ये इन दोनों का यूज़ करके डेटा को इनक्रिप्ट रखता है, और ये कौन से पोर्ट पे काम करता है, 443 पे, ठीक है, रिमेंबर इट। और ये डाटा को बचाता है हैकर से और सेफ ट्रांजेक्शन से। इसलिए हम बोलते हैं कि HTTP पे नहीं जाना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योर नहीं होती हैं। तो हम जब भी कोई साइट विजिट करें एक बार हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि एस है कि नहीं, कि वो सिक्योर है कि नहीं, ठीक है। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग एंड बैंकिंग और वेबसाइट ऑलवेज हैव HTTPS। बैंकिंग की में तो हमेशा HTTPS ही होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी सिक्योरिटी की, ठीक है। और जहाँ ट्रांजेक्शन करनी हो लाइक ऑनलाइन शॉपिंग में। अब आता है आपका TCP एंड IP मॉडल इन वेब कम्युनिकेशन। तो TCP क्या होता है, हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल होता है हमारा इंटरनेट का, कि ये डिफाइन करता है कि कैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक,
ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन का मतलब यही तो है, एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो वर्किंग क्या है इसकी, टीसीपी आईपी डाटा डिवाइड्स डाटा इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड सेंड देम अक्रॉस नेटवर्क एंड रिसेंबल्स देम एट डेस्टिनेशन। मतलब टीसीपी क्या करता है हमारा, जैसे ये डेटा है इसको ये तोड़ देगा, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देगा, फिर ट्रांसफर करेगा यहाँ से लेके यहाँ। ठीक है, फिर ये छोटे छोटे पैकेट्स यहाँ आके असेंबल हो गए, फिर से बड़ा वाला रूप ले लेंगे। ठीक है, तो ये काम है टीसीपी का। इसमें लेयर्स होती हैं, कुछ एप्लीकेशन लेयर जो डील करती है एप्लीकेशंस लाइक एचटीटीपी एफटीपी एसएमटीपी से, लाइक ए ब्राउजर यूजेस एचटीटीपी टू रिक्वेस्ट अ वेब पेज। तो ये एप्लीकेशन लेयर हो गई जहाँ आप एप्लीकेशन करते हो, लाइक कोई भी एप्लीकेशन है तो डायरेक्टली उसे देख सकते हो। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है जो आपकी टीसीपी यूडीपी यूज़ करती है डेटा को करेक्टली डिलीवर करने के लिए। और टीसीपी हमारा प्रोवाइड करता है अलर्ट चेकिंग और एंश्योर करता है कि सारे पैकेट्स जो हैं वो सेफली पहुंच गए नहीं पहुंच गए। ठीक है, फिर इंटरनेट लेयर जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करती है टू असाइन एड्रेसेस एंड रूट पैकेट्स। तो ये एड्रेसेस असाइन करती है, लाइक जो कोई डिवाइस है तो उसके पास एक आईपी एड्रेस होता है डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर जो फिजिकल डेटा को ट्रांसफर करती है थ्रू केबल और वायरलेस सिग्नल्स। ठीक है, तो ये इसकी लेयर्स हैं कि एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एसएस लेयर। इसका फ्लो क्या है, एक ब्राउजर पे आए, एचटीटीपी एप्लीकेशन लेयर हो गई, फिर टीसीपी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, फिर आईपी हमारी इंटरनेट लेयर हो गई, फिर नेटवर्क हमारा फिजिकल लेयर हो गया। ठीक है, तो ये लेयर्स मार्केट इंपॉर्टेंट, इन लेयर्स को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ ऐसे याद कर सकते हो लाइक ATIN, अतिन। ठीक है, नहीं तो आप इसको उल्टा कर लो, नीता हो गया। ठीक है, तो टीसीपी में क्या होता है, नीता को उल्टा कर दो। ठीक है, या फिर नितिन नीता से भी याद रहेगा आपको, नेटवर्क इंटरनेट ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। ठीक है, नीता ऐसे करके याद कर सकते हो आप। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पर्पस ऑफ कनेक्टिंग टू इंटरनेट वाइल क्रिएटिंग एंड टेस्टिंग वेब प्रोजेक्ट्स। तो मतलब कि लाइक जब भी हम कोई वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, बिना इंटरनेट के हम क्यों नहीं कर सकते, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, कनेक्टिंग टू इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग बोथ क्रिएशन एंड टेस्टिंग स्टेजेस ऑफ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, क्रिएशन टाइम भी और टेस्टिंग टाइम भी हमारा ज़रूरी होता है कि हम नेट से कनेक्टेड रहें। क्यों, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है लाइक वो चीज़ देख, जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उसको देखने के लिए कि रियल ऑनलाइन वर्ल्ड में कैसे बिहेव करेगी। ठीक है, मतलब कि जब हम वेबसाइट या वेब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या टेस्ट करते हैं तब इंटरनेट कनेक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये हेल्प करता है चेक करने के लिए कि वेबसाइट रियल ऑनलाइन इन्वायरमेंट में कैसे काम करेगी। ठीक है, कैसे वो वर्क करेगी। जैसे कि अब इसमें क्या होता है, एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि हमें जैसे लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि बूट स्ट्रैप की लाइब्रेरी होती है, तो बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमें एक्सेस करना होता है। तो इंटरनेट की ज़रूरत उन्हें इसलिए पड़ती है जिससे उन्हें एक्सेस कर सकें, लाइक डेवलपर्स ऑनलाइन लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स एपीआई यूज़ करते हैं, लाइक जैसे सीएसएस की फाइल है हमारी। ठीक है, तो बहुत सारी सीएसएस लिखनी पड़ती है, पर बूट स्ट्रैप से क्या होता है, हम सिर्फ एक लिंक को लिंक करके बूट स्ट्रैप की को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम वो फ्रेमवर्क लाइब्रेरी यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये सब जो हैं वो इंटरनेट से ही लोड होते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं। ठीक है, जो हमें अपने प्रोजेक्ट्स में लोड करनी होती हैं। तो इफ़ अ डेवलपर यूजेस गूगल फॉन्ट लिंक इन एचटीएमएल इट रिक्वायर्स इंटरनेट। तो अगर गूगल की फॉन्ट की लिंक एचटीएमएल में यूज़ कर रहे हो तो उसे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि वो इंटरनेट की चीज़ को ही तो एक्सेस कर रहा है, तो इंटरनेट की चीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी भाई। ठीक है, फिर टेस्टिंग एंड सर्वर कम्युनिकेशन। टेस्टिंग सर्वर कम्युनिकेशन मतलब कि वेबसाइट अक्सर सर्वर से डेटा भेजती है और लेती है। ठीक है, वेबसाइट यूजुअली कनेक्ट्स टू सर्वर टू सेंड और रिसीव डेटा, फॉर एग्जांपल लॉगिंग फ्रॉम डेटाबेस। और इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट हाउ द क्लाइंट कम्युनिकेट्स विद द वेब सर्वर। तो इंटरनेट का कनेक्शन हमारा ज़रूरी होता है क्यों, चेक करने के लिए कि क्लाइंट और सर्वर सही से बात कर रहे हैं नहीं कर रहे। एग्जाम्पल जैसे फीडबैक फॉर्म फिल करके सबमिट करते वक्त डेटा सर्वर पर तभी जाता है तब इंटरनेट ऑन है ना। जब हम कोई भी चीज़ सबमिट करेंगे तो डेटा जब भी तो जाएगा सर्वर पर जब इंटरनेट हो ना हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए क्लाइंट टू सर्वर ये ज़रूरी होता है इंटरनेट।
फिर चेकिंग लाइव परफॉर्मेंस, तो डेवलपर टेस्ट हाउ फास्ट द वेबसाइट लोड्स ओवर द इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, डेवलपर टेस्ट करते हैं कि इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट का लोडिंग स्पीड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर इट हेल्प्स आइडेंटिफाई स्लो लोडिंग इमेजेस, लार्ज स्क्रिप्ट, पुअर होस्टिंग परफॉर्मेंस। तो इससे हमें पता लग जाता है कौन सी इमेज टाइम ले रही है ज़्यादा इमेज को लोड करने के लिए, लार्ज स्क्रिप्ट्स, ठीक है, और पुअर होस्टिंग परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल जैसे कि अगर स्लो इंटरनेट पर साइट लोड होने में टाइम लगता है तो डेवलपर इमेजेस कंप्रेस करता है, ठीक है, जिससे वो जल्दी लोड हो। फिर ब्राउज़र डिवाइस कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग, मतलब कि इंटरनेट से वेबसाइट अलग अलग ब्राउज़र, क्रोम, एजेस, फायरफॉक्स, ठीक है, और डिवाइसेस पर टेस्ट की जाती है। ठीक है, दिस इंश्योर्स दैट वेबसाइट लुक्स एंड वर्क्स करेक्टली एवरीवेयर। तो इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस पे वेबसाइट टेस्ट होती है। लाइक कॉलेज वेबसाइट क्रोम पे सही चल रही है पर सफारी पर गलत चल रही है, तो ये इंटरनेट के थ्रू ही तो टेस्ट करोगे ना। फिर यूजिंग ऑनलाइन टूल्स एंड वैलिडेशन सर्विसेज, मतलब कि डेवलपर यूज ऑनलाइन वैलिडेटर्स टू चेक एरर्स इन HTML, CSS एंड लिंक्स। तो उसके लिए भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जैसे W3C वैलिडेटर्स। ठीक है, होस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए तो देखो आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि आफ्टर लोकल टेस्टिंग द वेबसाइट मस्ट बी अपलोडेड टू लाइव सर्वर। और लाइव सर्वर पे अगर आपको कुछ भी अपलोड करना है तो इंटरनेट ही तो चाहिए ही होता है, क्योंकि आपको कनेक्ट करना होता है होस्टिंग प्लेटफॉर्म से, अपलोडिंग फाइल से, टेस्टिंग द लाइव वर्जन की। ठीक है, फिर रियल टाइम कोलेबोरेशन, इंटरनेट अनेबल्स टीम वर्क यूजिंग, लाइक आपको अगर टीम वर्क करना है, ठीक है, गिटहब से करना है, तो गिटहब तो बिना इंटरनेट के चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है अपने और अपने दोस्त के बीच में। तो इंटरनेट की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, गूगल ड्राइव, इन सब के लिए आपके इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो इन शॉर्ट इंटरनेट आपको बहुत ज़रूरी होता है और ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, और सर्वर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए, ब्राउज़र के साथ कंपेटिबिलिटी देखने के लिए, ऑनलाइन टूल्स को यूज़ करने के लिए, होस्टिंग एंड डेवलपमेंट्स के लिए, और रियल टाइम कोलेब्रेशन के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो व्हाट आर इंटरनेट सर्विसेज एंड टूल्स। तो इंटरनेट की सर्विसेज क्या होती हैं और टूल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ हमें समझाना है। तो इंटरनेट प्रोवाइड्स मैनी टाइप ऑफ सर्विसेज दैट अलो पीपल टू कम्युनिकेट, शेयर इन्फॉर्मेशन, परफॉर्म ऑनलाइन एक्टिविटीज। दीज सर्विसेज आर सपोर्टेड बाय डिफरेंट टूल सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यूजर्स एक्सेस देम इजीली। मतलब कि इंटरनेट हमें डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ठीक है, इन सर्विसेज को यूज करने के लिए टूल्स और सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं। ठीक है, वो टूल और सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, लाइक देख लेते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ईमेल इज मोस्ट कॉमन इंटरनेट सर्विस यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली। यूज इज इट allows यूजर्स टू अटैच फाइल, इमेजेस, डॉक्यूमेंट, और SMTP का यूज करता है। तो लाइक क्या होता है, सबसे कॉमन इंटरनेट सर्विसेज जिससे मैसेज सेंड या रिसीव किए जाते हैं वो होता है आपका ईमेल। ठीक है, इससे हम फाइल भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। इसमें कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, SMTP और POP3। लाइक ये आपकी क्या इसलिए होती है, सेंडिंग के लिए, और ये होती है आपकी रिसीविंग के लिए। ठीक है, याद रखना, SMTP इज फॉर सेंडिंग एंड POP3 आई मैप होती है हमारी रिसीविंग के लिए। एग्जाम्पल जीमेल, आउटलुक, याहू मेल। ठीक है, फिर आता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, कलेक्शन होता है वेब पेजेस का स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स, और ओलो करता है आपको ब्राउज करने के लिए, रीड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए वेब ब्राउजर से। ये आपका HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। तो लाइक वेब एक कलेक्शन है वेब पेजेस और वेबसाइट्स का जो सर्वर पर स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, हम ब्राउजर्स के थ्रू इन्हें एक्सेस कर सकते हैं और इसमें ये प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं। एग्जाम्पल इनके ये हैं। ठीक है, सारी लाइक बेसिक चीज़ें ही हैं। और फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अपलोड एंड डाउनलोड फाइल करने के लिए बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर इंटरनेट। तो ये कॉमनली यूज फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट टू ट्रांसफर फाइल्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है ये फिनजिल्ला, बिन, SCP और साइबर डक। ठीक है, फिर चैट एंड इंस्टेंट सर्विसेज, तो रियल टाइम, ठीक है, रियल टाइम टेक्स्ट, वॉइस या वीडियो चैट के लिए ये यूज होते हैं। फाइल शेयरिंग और ग्रुप चैट भी पॉसिबल हो सकते हैं इन सबसे, लाइक व्हाट्सएप वेब, गूगल चैट, स्काइप, टेलीग्राम। ठीक है, ये आपके फिर आपके हो गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑनलाइन मीटिंग। तो ये ओलो करते हैं लोगों को मीट करने के लिए, टॉक करने के लिए यूजिंग वीडियो एंड ऑडियो ओवर इंटरनेट।
और दिस बिकम वेरी पॉपुलर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, रिमोट वर्क लाइक जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मेरे को इससे एक याद आया, लाइक इसका बहुत अच्छा लाइक ये है mozilla.com। इससे पे आप क्या कर सकते हो, लाइक आप दोस्त हो, ठीक है, इसमें आपको इंटरनेट के भी एग्जांपल मिलेगा। लाइक आप दोस्त हो, तो आप इधर हो, आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, वेब ऐप को, इधर आपका दोस्त एक्सेस कर रहा है, इधर आपने कोई भी यूट्यूब की वीडियो चला रखी है, ठीक है, आप लाइक पढ़ रहे हो मेरी वीडियो से, और आप चाहते हो आपका दोस्त भी उसी टाइम उसी वीडियो से पढ़ रहा हो और सेम पॉइंट पे देख रहा हो। तो इससे क्या होगा, लाइक आप कोई यूट्यूब वीडियो चला रहे हो, तो जिस टाइम पे आपकी यूट्यूब वीडियो चल रही है वो सेम इसकी पे भी चलेगी, ठीक है। तो इससे क्या है, आप साथ में पढ़ सकते हो, साथ में चैट भी कर सकते हो, वीडियो भी चल रही है आपकी, ऑडियो भी चल रही है, आप साथ में वेब ब्राउज़र भी चला सकते हो, दोनों एक ही वेब ब्राउज़र को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये सब भी आपका इंटरनेट के थ्रू ही होता है, ये आपके टूल्स हैं इंटरनेट के, ठीक है, ज़रूर विजिट करके ज़रूर देखना इसको। और फिर सर्च इंजन्स, ठीक है, सर्च इंजन्स लाइक जो आपको हेल्पफुल हैं इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए इंटरनेट पर, ठीक है, यूजिंग कीवर्ड्स। तो गूगल, बिंग, याहू, ये सब लाइक बेसिक ही है, इसमें कुछ समझाने के लिए कुछ खास नहीं है, लाइक ये टूल्स हैं जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ढूंढने में मदद करते हैं। फिर क्लाउड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग, ठीक है, तो ये सर्विस हमें डेटा ऑनलाइन स्टोर करने और कहीं से भी एक्सेस करने की फैसिलिटी देती है। लाइक हम यहाँ हैं, ठीक है, वो कोई यहाँ है, तो हमने अगर क्लाउड पे डाला हुआ है डेटा, तो वो यहाँ से भी एक्सेस कर सकता है। तो ये सर्विसेज क्या करती हैं, हमें डेटा ऑनलाइन स्टोर करना और कहीं से भी एक्सेस करने की फैसिलिटी देती हैं, और बैकअप भी देती हैं, फाइल शेयरिंग भी देती हैं, सिंक्रोनाइजेशन भी देती हैं, जैसे आपकी गूगल ड्राइव, ठीक है। फिर आपका ऑनलाइन शॉपिंग एंड बैंकिंग, तो ये हमारा क्या करती हैं, ये यूजर्स इंटरनेट के जरिए शॉपिंग, बिल पेमेंट्स और ऑनलाइन अकाउंट मैनेज कर सकते हैं अपना, ठीक है। और ये HTTPS यूज़ करता है क्योंकि इसमें हमें सिक्योरिटी मस्ट है, ठीक है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सब। फिर सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज लाइक आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो आपका प्लेटफॉर्म यूज़ होता है यूज़र्स को कनेक्ट करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, जहाँ पे आप अपने पोस्ट कर सको, फोटो डाल सको, वीडियो डाल सको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या थे, ये सब आपके इंटरनेट टूल्स थे। लाइक ईमेल, आपको ईमेल भेजने के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब आपका चीज़ों को सर्च करने के लिए, वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कंप्यूटर के बीच में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, चैट एंड इंस्टेंट मैसेजेस लाइक आपका व्हाट्सएप हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, साथ में वीडियो देखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइक आपका mozilla.com हो गया, सर्च इंजन लाइक आपका गूगल हो गया, क्लाउड स्टोरेज आपका गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग आपका अमेजोन, एंड सोशल नेटवर्किंग आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक अब है आपका डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। तो वेब सर्वर और वेब ब्राउजर में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। तो देखो, वेब सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर डेट स्टोर्स एंड डिलीवर वेब पेजेस टू यूजर, ठीक है, जो हमारा जो वेब पेजेस होते हैं जिनको स्टोर करता है और डिलीवर करता है, वो आपका वेब सर्वर हो गया। वेब ब्राउजर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो यूज होती है टू एसेस एंड व्यू वेबसाइट्स, ठीक है। तो वेब सर्वर तो आपका स्टोरेज पर्पस के लिए है, जो आपको स्टोरेज और डिलीवर करता है, ठीक है, जो आपने वेब पेजेस बनाए हैं उनको। और वेब ब्राउजर आपकी एक पूरी एप्लीकेशन है जो वेबसाइट्स को देखने के लिए काम आती है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। ये क्या होता है, होस्ट वेबसाइट्स एंड सेंड डेटा टू ब्राउजर व्हेन रिक्वेस्टेड। तो इस पे वेब सर्वर पर हमारी वेबसाइट होस्ट होती हैं और डेटा सेंड होता है जब हमें वो रिक्वेस्ट किया जाए। और वेब ब्राउजर पे क्या होता है, रिसीव डेटा फ्रॉम सर्वर एंड डिस्प्ले इट टू यूजर। तो इससे हम भेजते हैं, सेंड डेटा टू ब्राउजर व्हेन रिक्वेस्टेड, ठीक है, और इससे हम रिसीव डेटा फ्रॉम सर्वर एंड डिस्प्ले इट टू यूजर। तो इससे हम भेजते हैं और लाइक इसको से हम रिसीव करते हैं। ये अपाची, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब इसके एग्जांपल हो गए, इसके गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब हो गए। तो ये वर्क करता है ऑन बैक एंड और ये वर्क करता है ऑन फ्रंट एंड। तो अगर आप ये पॉइंट याद रखो ना, बैक एंड एंड फ्रंट एंड, तो वेब सर्वर लाइक इसमें सर्वर आ रहा है ना, तो ये बैक एंड पे वर्क करता है, और बैक एंड पे वर्क करेगा तो लाइक ये सेंड करेगा डेटा, ठीक है, और ये फ्रंट एंड पे वर्क करेगा तो ये रिसीव करेगा, ठीक है, रेस्पॉन्स को। और फिर मैनेज वेबसाइट फाइल्स, हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है, बैक एंड पे वर्क कर रहा है तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, और ये हेल्प करेगा यूजर्स
हेल्प यूजर सर्च, ओपन, रीड एंड वेब पेजेस। ठीक है, क्योंकि ये क्लाइंट फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, तो हेल्प करेगा यूजर को, वो सर्च करे, ओपन करे, रीड करे वेब फाइल्स को। ठीक है, समझ आ गया ना इन दोनों में डिफरेंस? तो सर्वर वर्ड याद रखना, बस उसी से आप बाकी सारे पॉइंट्स लिख दोगे। फिर है आपका डिजाइन अ मिनी HTML फॉर्म फॉर लॉगिन एंड एक्सप्लेन हाउ दिस डाटा वुड बी हैंडल एट द क्लाइंट एंड सर्वर एंड। तो आपको एक लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो लॉगिन फॉर्म HTML में लाइक सिंपल आप बनाते हो, पहले तो आप डॉक टाइप HTML बता देते हो कि इसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML है। फिर आप HTML टैग से उसको HTML कोड की स्टार्टिंग कर देते हो। ठीक है, इसको आप एंड भी करना होता है आपको, लाइक आपने अगर स्टार्ट करा है तो आपको उस टैग को एंड भी करना होता है। ठीक है, जैसे कोडिंग में भी तो करते हैं हम कर्ली ब्रेसेस, ऐसे ही। ऐसे ही आपका हेड चालू हो जाएगा। हेड में आपको लिखना होता है टाइटल, लाइक जो भी आपका फॉर्म है तो उसका टाइटल क्या है। ठीक है, तो टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका लाइक आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हो तो लॉगिन फॉर्म लिख दिया। ठीक है, हेड को फिर बंद कर दिया, हेड आपका टॉप हो गया एक तरीके से। ठीक है, फिर बॉडी, बॉडी में आता है आपका रियल डेटा जो भी आप बना रहे हो। ठीक है, H2 है आपका हेडिंग के लिए, तो आपने लॉगिन फॉर्म एक हेडिंग डाल दी। ठीक है, और फिर आपका फॉर्म एक्शन, मतलब कि अगर आप फॉर्म एक्शन मतलब कि मेथड क्या हो गया, पोस्ट। ठीक है, जब भी आप पोस्ट करोगे तो ये बैकएंड को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, ये लॉगिन डॉट PHP सर्वर हो गया, लाइक उस पर ये रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा फ्रॉम क्लाइंट साइड। तो यूजर नेम ले लिया आपने, इनपुट टाइप, इनपुट बॉक्स ले लिया, उसका टाइप हो गया टेक्स्ट, इसमें आप रिक्वायर्ड डाल दिया कि आपको ज़रूरी है डालना। ऐसे हमने पासवर्ड ले लिया। ठीक है, और फिर एक सबमिट बटन ले लिया और एक रीसेट बटन ले लिया। ठीक है, अब जैसे ही आप सबमिट पे दबाओगे तो ये फॉर्म इसको स्ट्राइक करेगा और सर्वर पे डेटा भेज देगा आपका। ठीक है, तो ये आपका एक मिनी फॉर्म हो गया। अब कैसे कैसे ये काम कर रहा है वो देखते हैं। लाइक देखो, जो क्लाइंट साइड है ना, तो वहां पे तो फॉर्म डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तब फॉर्म डिस्प्ले हो गया। फिर यूजर ने एंटर करा आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड इनपुट बॉक्सेस में, तो यूजर ने सॉरी अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। फिर ब्राउजर ने चेक करा कि जो भी रिक्वायर्ड फील्ड हैं वो सारे फील्ड हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर फिल नहीं है तो वो एरर शो कर देगा। ठीक है, और बोलेगा कि फिल करो। और व्हेन यूजर क्लिक्स द लॉगिन बटन, जब वो लॉगिन बटन को क्लिक करेगा, ठीक है, जब वो लॉगिन बटन को क्लिक करेगा, लाइक इट सबमिट और वैल्यू लॉगिन, मतलब कि वहां लॉगिन लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, और इधर लिखा होगा क्लियर। ठीक है, तो जैसे ही वो लॉगिन बटन को क्लिक करेगा तो ब्राउजर कलेक्ट करेगा डेटा फ्रॉम द फॉर्म, मतलब कि जो भी यहाँ से डेटा आ रहा है वो ब्राउजर कलेक्ट कर लेगा। फिर द डेटा इज देन सेंड टू द सर्वर पेज रिटन इन द एक्शन एट्रीब्यूट, मतलब जो आपका लॉगिन डॉट PHP ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे सारा डेटा पहुंच जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ से डेटा लिया, ब्राउजर ने स्टोर करा, अगर वो सारा वैलिड है, और जो ऊपर आपका फॉर्म के अंदर PHP वाला है वहां पे इसने सारा भेज दिया। ठीक है, यूजिंग द पोस्ट मेथड। अब सर्वर साइड पे क्या हुआ, सर्वर रिसीव्स द डेटा। अब सर्वर के पास यूजर नेम एंड पासवर्ड आ गए जो ब्राउजर में स्टोर हुए थे। अब सर्वर साइड प्रोग्राम लाइक PHP, पाइथन, जावा उस डेटा को उसने रीड करा, चेक करा कि डेटा जो स्टोर्ड रिकॉर्ड्स है लाइक डेटाबेस है, उन सब से वेरीफाई करा कि डेटाबेस है। ठीक है, उसमें जैसे लॉगिन फॉर्म है ना, तो उसमें पहले से वो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह है कि नहीं, पासवर्ड ठीक है कि नहीं, मैच कर रहा है यूजर से नहीं। तो अगर वो ठीक कर रहा है, ठीक है, तो सर्वर ओलो करता है उसे एसेस करने के लिए, नहीं तो वो उसको रॉन्ग दिखा के सर्वर एक एरर भेज देता है फ्रंट एंड को। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉगिन पेज की वर्किंग थी, कुछ खास नहीं है इसमें। लाइक सिंपल सी बात है, फ्रंट एंड से डेटा गया, सर्वर ने देखा, सर्वर ने डिटेल्स ली, सर्वर डेटाबेस में चेक करा, अगर वैलिड है तो ठीक है एसेस दे दिया, नहीं है तो फिर एरर शो कर दिया। ठीक है, ये सब आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर है आपका डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML विद सिंटेक्स। तो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, तो काफी सिंपल है। लाइक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है आपकी जिनमें नंबरिंग हो कुछ, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिनमें कुछ नंबरिंग ना हो। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट यूज टू डिस्प्ले आइटम इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ऑर्डर होना चाहिए। अनऑर्डर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, आइटम्स आर मार्क्ड विद नंबर्स, ठीक है, नंबर होता है उनका, इसमें बुलेट पॉइंट से मार्क कर सकते हैं। इनके आगे हम लिखते हैं OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, और इसके आगे हम लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये टैग यूज करते हैं। और ईच लिस्ट आइटम इज रिटन इनसाइड LI, ईच लिस्ट आइटम, इसमें भी लाइक सेम में लिखा होता है, बस मेन है कि आप
इनके बाहर क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो ये ऑर्डर लिस्ट हो गई और ये अनऑर्डर लिस्ट हो गई। तो इसमें ऐसे करके शो होगा, ये आइटम 1 आइटम 2, और इसमें ऐसे शो हो जाएगा आइटम 1 आइटम 2 ऐसे करके, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस था, ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें। अब है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ डोम इन प्रोसेसिंग एक्सएमएल डेटा, ठीक है। तो मतलब डोम का क्या रोल होता है प्रोसेस करने के लिए एक्सएमएल डेटा को, ये समझ लेते हैं। रोल ऑफ डोम इन प्रोसेसिंग एक्सएमएल डेटा, ठीक है। तो डोम क्या होता है, डोम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को एक ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो क्या ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट रिप्रेजेंट एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज अ ट्री स्ट्रक्चर। तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को एक ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा डोम यूज होता है। तो ईच पार्ट ऑफ एक्सएमएल फाइल एलिमेंट एट्रीब्यूट टेक्स्ट बीकेम ए नोड इन दिस ट्री। मतलब जैसे कि ट्री होता है, तो एक्सएमएल को डोम रिप्रेजेंट करता है इन ट्री फॉर्म में, और इसके जो आपके एलिमेंट एट्रीब्यूट टैग्स होते हैं वो नोड्स के फॉर्म में शो होते हैं, ठीक है। अब कैसे डोम वर्क करता है विद एक्सएमएल ये देख लेते हैं। लाइक देखो, व्हेन एन एक्सएमएल इज लोडेड, DOM parser read the entire XML document, stores it in memory as a tree of nodes. Each node in the tree can be accessed, modified, added, or deleted using programming language such as JavaScript, Java, Python. This makes it easy for programmer to process XML data dynamically without directly editing the file. मतलब कि जब XML फाइल लोड होती है तो DOM पार्सर पूरी फाइल को रीड करता है और यूज उसे मेमोरी में एक ट्री ऑफ नोट्स, मतलब ट्री ऑफ नोट्स के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। और हर नोड हमें प्रोग्रामेटिकली जावास्क्रिप्ट लाइक जावा पाइथन इसमें लिखी होती है, और उसको हम एसेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और इसमें एक्सएमएल डेटा को बिना फाइल एडिट किए ही डायनेमिकली प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और रोल क्या होता है डोम का इन प्रोसेसिंग एक्सएमएल डाटा। लाइक देखो, डोम हमें ओलो करता है डेवलपर्स को टू नेविगेट थ्रू एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है, फ्रॉम मूविंग वन टू अनदर। मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में मूव करना। इट प्रोवाइड्स मेथड टू सर्च स्पेसिफिक एलिमेंट। तो हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ सर्च करनी हो एक्सएमएल ट्री में तो हम सर्च कर सकते हैं। रीड करना हो डेटा एक्सएमएल से तो हम रीड कर सकते हैं। वो लोग अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, क्रिएट करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। एग्जांपल लाइक आपके पास एक्सएमएल फाइल है स्टोरिंग स्टूडेंट डेटा, तो आप डोम का यूज़ करके कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल सकते हो, रीड एंड डिस्प्ले कर सकते हो, किसी के भी मार्क्स अपडेट कर सकते हो उसके मार्क, या कोई भी नई स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आप एक्सएमएल को प्योरली मैनेज कर सकते हो डोम के साथ, उसे रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, वही सब लिखा हुआ है। और डोम एक्सएमएल को एक ट्री के फॉर्म में स्टोर करता है जहाँ पे एक्सएमएल के एलिमेंट्स उसके नोड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होती हैं कि एंटायर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल इन मेमोरी, सो डेटा कैन बी इजीली एसेस्ड, ठीक है। सारा एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है मेमोरी में तो हम इजीली डेटा को एसेस कर सकते हैं। और डोम मेक्स एक्सएमएल डेटा हैंडलिंग फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट फॉर एप्लीकेशन। और ये एक स्टैंडर्ड वे है टू वर्क विद एक्सएमएल अक्रॉस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अब है आपका एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉर्म। फॉर्म का यूज क्या होता है, इनपुट का यूज क्या होता है, टेबल का यूज क्या होता है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। तो फॉर्म टैग क्या होता है हमारा, फॉर्म टैग का यूज इनपुट कलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। फॉर्म टैग इज यूज टू कलेक्ट इनपुट on the web page. It acts as a container for input fields, checkbox, radio buttons or buttons. The data entered in the form can be sent to a server for processing. तो फॉर्म का मतलब फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, कोई भी आप कॉलेज से फॉर्म लेते हो तो फिल करने के लिए लेते हो, ठीक है। तो मतलब वो डेटा ही तो कलेक्ट कर रहा है आपका, उसमें आप कुछ चीज़ें डाल रहे हो। तो वही यहाँ पे है कि फॉर्म का काम है कि डेटा को कलेक्ट करना, एक कंटेनर की तरह होता है ये। इसमें बहुत सारे इनपुट फील्ड होते हैं, कोई चेक बॉक्स होता है, कहीं पे रेडियो बटन होता है, कहीं पे नॉर्मल बटन होता है, ठीक है। और ये डेटा को एंटर करवाता है और फिर सर्वर को भेजता है। तो इसका सिंपल सा ये जैसे हम लिखते हैं फॉर्म एक्शन, तो एक्शन के आगे जो भी हम लिखेंगे वहाँ पे हमारा डेटा चला जाएगा जब हम सबमिट बटन दबाएंगे, ठीक है। और ये मेथड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। एक इसमें हम लिखते हैं कि किस टाइप का इनपुट चाहिए हमें, वो हम स्पेसिफाई करते हैं। इनपुट लिखते हैं टाइप टेक्स्ट, मतलब हमें टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। नेम यूजर नेम और
टाइप इज सबमिट मतलब कि यहाँ पे सबमिट है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में एक फॉर्म है जो यूजर नेम ले रहा है और सेंड कर रहा है व्हेन द सबमिट बटन इज क्लिक। ठीक है, अब जैसे कि हमारा है इनपुट टैग, तो इनपुट टैग क्या आता है? इनपुट टैग का आप नाम से समझ रहे हो कि ये फॉर्म के अंदर यूज होता है, ये तो आपको पता है, पर इनपुट टैग का मतलब क्या होता है? टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, मतलब इसका टाइप इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, नंबर। तो आप डिफरेंट टाइप्स के डेटा के लिए आप यूज कर सकते हो, और इसका टाइप एट्रीब्यूट डिसाइड करता है कि किस टाइप का इनपुट चाहिए। ठीक है, इसमें जो आपका टाइप होता है ये डिसाइड करता है कि किस टाइप का इनपुट चाहिए। जरा एक आपने इसमें ईमेल लिख दिया तो आपको ईमेल चाहिए, पासवर्ड लिख दिया तो पासवर्ड चाहिए, टेक्स्ट लिख दिया तो टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, अब आपका आता है टेबल टैग। तो टेबल टैग हमारा यूज होता है टू डिस्प्ले डेटा इन रोज एंड कॉलम, लाइक आपको कुछ इस तरह अगर डेटा को शो करना हो तो ये हमारा हेल्प करता है ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन नीटली लाइक इन चार्ट्स एंड लिस्ट। और टी आर हमारा होता है रोज के लिए, टी एच होता है हमारा हेडिंग्स के लिए, टी डी होता है हमारा डेटा सेल्स के लिए। तो अगर हमें टेबल बनानी हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक हमने टेबल टैग को स्टार्ट करा, बॉर्डर दे दिया 1, फिर टी आर हमने एक रो बनाई। ठीक है, जो हम ओपन कर रहे हैं उसे क्लोज भी करेंगे तो एक रो बन गई। ठीक है, उसमें नेम दे दी एक हेडिंग। ठीक है, टी एच मतलब हेडिंग, और एक हेडिंग दे दी एज। ठीक है, फिर आपने वो वाली रो बंद कर दी, फिर दूसरी रो चालू करी आपने इधर से। ठीक है, फिर आपने टेब ये टी डी से क्या कर दिया? टी डी का मतलब होता है डेटा सेल। ठीक है, तो आपने क्या दिया? नेम के नीचे अली दे दिया और दूसरे के नीचे 20 दे दिया, फिर आपने वो वाली रो भी क्लोज कर दिया, फिर आपने पूरी रो क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये आपकी एक टेबल बन गई। तो टेबल हमारा टेबल की यूज होता है, तो सिंपल सी है, इसमें कुछ नहीं है। लाइक आपके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि फॉर्म क्या होता है, इनपुट क्या होता है, टेबल क्या होती है। ठीक है, अब आपका चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका कि आपका डिफरेंस बताना है हमें बिटवीन एक्सएमएल, स्कीमा, डीटीडी, डीटीडी और ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो एक्सएमएल स्कीमा क्या है? ये स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप डिफाइन करता है ऑफ एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स इन एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। तो एक्सएमएल स्कीमा क्या करता है? जो भी एक्सएमएल में हमारे एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं, एलिमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है, उन सब का स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप बताता है। और ये एक्सएमएल लैंग्वेज में ही लिखा होता है तो हमारे को ईजी भी होता है अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस करने के लिए। और एक्सएमएल स्कीमा सपोर्ट्स डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, डेटा, डेट। ठीक है, इस सबको सपोर्ट करता है। इट एंश्योर्स दैट एक्सएमएल डाटा फॉलोज स्पेसिफिक रूल्स। ठीक है, ये लाइक एक्सएमएल के जो भी रूल्स होते हैं उन सबको फॉलो कर रहा है, प्रॉपरली नहीं कर रहा है, ये भी चेक करता है। लाइक फॉर एग्जांपल इट टैग मस्ट कंटेन ओनली ए नंबर्स। ठीक है, तो एक्सएमएल स्कीमा एक तरीके से रूल डिफाइन करता है। लाइक आपका डेटाबेस होता है तो डेटाबेस स्कीमा होता है, तो ऐसे ही आपका एक्सएमएल स्कीमा क्या करता है? एक्सएमएल का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो आप उसका स्ट्रक्चर बताता है, लैंग्वेज और एक्सएमएल में ही लिखी होती है। ठीक है, डेटा टाइप सपोर्ट करता है स्ट्रिंग, इंटीजर, डेट। और एक्सएमएल हमारा फॉलो कर रहा है, स्पेसिफिक रूल नहीं कर रहा है, वो सब। मेन पॉइंट क्या है कि एक्सएमएल स्कीमा मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल होता है डीटीडी से। ठीक है, डीटीडी क्या होता है वो भी हम नीचे समझेंगे। और इट सपोर्ट्स डेटा टाइप एंड नेम स्पेस। ठीक है, अब डीटीडी क्या होता है? डीटीडी होता है हमारा जो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर एंड रूल्स ऑफ एक्सएमएल। ठीक है, ये क्या करता था? स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एंड रूल्स सच एज विच एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट कैन अपीयर। ठीक है, तो ये चेक करता है वेदर द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट फॉलो द करेक्ट फॉर्मेट कॉल्ड वैलिडेशन। तो ये चेक करता है वैलिडेशन। ठीक है, और वो कर रहा था स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप, ये मेनली है वैलिडेशन के ऊपर। तो डीटीडी डज नॉट सपोर्ट डेटा टाइप, इसमें डेटा टाइप नहीं होते हैं, बस स्ट्रक्चर चेक करता है कि स्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन इनसाइड द एक्सएमएल फाइल इंटरनल डीटीडी और इन अ सेपरेट फाइल एक्सटर्नल डीटीडी। जैसे आपके एचटीएमएल में होते हैं ना इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, उसी तरीके से। ठीक है, जैसे कि हाँ ये था हमारा एक्सएमएल स्कीमा का एग्जांपल, और ये है आपका डीटीडी का एग्जांपल। ठीक है, this means the XML file must have a student element with name and age as child element। ठीक है, मेन पॉइंट है DTD हमारा सिंपलर होता है बट लेस पावरफुल होता है बिकॉज इट कैन नॉट चेक डेटा टाइप और नेम स्पेस। मतलब जो मेन
इसका डिसएडवांटेजेस है वो डेटा टाइप ही है, ठीक है। फिर है आपका ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, डोम। तो डोम हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को एज ए ट्री स्ट्रक्चर, ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया, जिसमें ये हर एक पार्ट नोड की तरह हमें शो होता है और ओलो करता है एसएस रीड मॉडिफाई और डिलीट एक्सएमएल डेटा यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और डोम हमारा यूज होता है प्रोसेसिंग एक्सएमएल के लिए, नोट डिफाइनिंग इज स्ट्रक्चर, ठीक है। डोम कैन बी यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर एलिमेंट लाइक स्टूडेंट एंड चेंजेस वैल्यू थ्रू कोड, ठीक है। तो तीनों का आपको समझ आ गया ना, लाइक एक्सएमएल हमारे स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप करता है, ठीक है। एंड ये हमारा डेटा टाइप इसमें होते नहीं है, स्ट्रक्चर एंड रूल को डिफाइन करता है। और डोम का तो आपको पता ही है, वो आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हमारा यूज होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि हमारे एक्सएमएल प्रोसेसर्स क्या होते हैं, और हमें कंपेयर करना है डोम एंड एसएएक्स बेस्ड ऑन देयर वर्किंग एंड परफॉर्मेंस। तो देखो, XML प्रोसेसर्स आर सॉफ्टवेयर टूल्स और प्रोग्राम्स दैट रीड अंडरस्टैंड XML डॉक्यूमेंट। तो XML प्रोसेसर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर टूल होते हैं या प्रोग्राम होते हैं जो रीड एंड अंडरस्टैंड करते हैं हमारे XML डॉक्यूमेंट को। वो चेक करते हैं कि XML डॉक्यूमेंट में प्रॉपर करेक्ट सिंटेक्स या स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। और दे ऑल्सो हेल्प एप्लीकेशन एसेस रीड एंड प्रोसेस डेटा इन XML फाइल। और XML प्रोसेसर आर ऑल्सो कॉल्ड XML पार्सर्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट, एक्सएमएल प्रोसेसर वो सारा काम करते हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं, कि वो उसका फॉर्मेट भी चेक करता है, रीड राइट करने के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो पूरी प्रोसेसिंग करने के लिए हमारा एक्सएमएल प्रोसेसर यूज होता है। अब मेन फंक्शन क्या होता है इसका, कि रीड द एक्सएमएल फाइल, चेक कि वो वैलिड फॉर्मेट में है कि नहीं, वैलिडेट करता है यूजिंग डीटीडी और एक्सएमएल स्कीमा, और प्रोवाइड करता है डेटा टू एप्लीकेशन फॉर यूज, ठीक है। ये इनके मेन फंक्शन है, ये देख लेना, ठीक है। अब हमारे टाइप्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं ये। DOM होता है एक हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्सर, और एक होता है SAX सिंपल API फॉर XML पार्सर, ठीक है। इन दोनों को अब हमें समझना है, इन दोनों में कंपैरिजन देखते हैं। लाइक जो हमारा डोम होता है वो क्या करता है, रीड करता है हमारा एंटायर XML डॉक्यूमेंट और स्टोर इट, लाइक वही चीज़ की हमारा ट्री के फॉर्म में हमारे स्टोर करता है। और हमारा सिंपल API फॉर XML क्या करती है, ये XML फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करती है, ठीक है। रीड XML डॉक्यूमेंट लाइन बाय लाइन विदाउट स्टोरिंग द होल फाइल। तो ये तो पूरे को स्टोर करता है एज अ ट्री, ठीक है। और नोड जो होती है वो एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं XML के। पर ये क्या करता है, विदाउट पूरी को स्टोर करते हुए लाइन पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, ऐसे करके स्टोर करता है, ठीक है। फिर ओलो रैंडम एक्सेस टू एनी एलिमेंट इन XML, किसी भी एलिमेंट में हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, पर ये सिक्वेंसली ही चलेगा टॉप टू बॉटम, ठीक है। और ये क्या करता है, यूजेस मोर मेमोरी बिकॉज फुल डॉक्यूमेंट इज लोकेटेड एट वंस, इसमें पूरा हमारा एक ही बारी में स्टोर करते हैं तो इससे ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, पर इसको चाहिए होती है कम मेमोरी, क्योंकि ये एक टाइम पे एक ही चीज़ को रीड कर रहा है, ठीक है। और ये स्लोअर होता है हमारा लार्ज XML फाइल्स के लिए, वाइल ये फास्टर होता है लार्ज XML फाइल्स के लिए, क्योंकि ये कुछ कर थोड़ी रहा है, सीक्वेंशली चल रहा है, इसे कुछ ज़्यादा हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और इससे बस हम रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। मॉडिफाई नहीं कर सकते, किधर गया हम, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, ईजियर फॉर स्मॉल फाइल्स व्हेन डाटा नीड्स एडिटिंग, तो छोटी फाइल्स के लिए ईजी होता है जब हमारे डेटा को एडिटिंग चाहिए होती है, और ये बेटर होता है लार्ज फाइल्स के लिए जब हमें रीडिंग ऑपरेशन ज़्यादा ज़रूरी हो, ठीक है। समझ आ गया ये सब, क्योंकि मेन इसमें यही है, क्योंकि ट्री याद रखना और ये सिक्वेंशियली याद रखना, ठीक है। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन कि आपको एक HTML कोड लिखना है टू क्रिएट अ वेब पेज दैट कंटेन्स अ टेबल ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स एंड अ फॉर्म टू एंटर न्यू एम्प्लॉय डेटा। तो आपको पहले तो फॉर्म बनाना है, वेब पेज बनाना है जिसमें आप टेबल हो एम्प्लॉय डिटेल्स की, ठीक है। तो देखो, पहले तो आपने डॉक टाइप बता दिया, फिर आपने HTML टैग से HTML का फॉर्मेट स्टार्ट करा, फिर हेड में टाइटल में आपने डाल दिया एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। तो क्योंकि आपको एम्प्लॉय की टेबल बनानी है, फिर आपने हेडिंग डाल दी एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। टाइटल डाल दिया आपने, टाइटल मतलब मेन टाइटल, ठीक है। और ये हेडिंग डाल दी एम्प्लॉय डिटेल, मतलब जो शो होगी वहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल शो हो गई। फिर टेबल आपने स्टार्ट कर दी, बॉर्डर दे दिया 1, सेल पैडिंग दे दी 8, मतलब सेल्स के बीच में जो पैडिंग है, स्पेस है वो। फिर आपने एक रो चालू करी, ठीक है, TR, उसमें एक हेडिंग दे दी, लाइक ऐसे ये बनेगा, ठीक है। एक हेडिंग दे दी आपने
पहली रो है ये TR, ठीक है, पहली रो है ना टेबल में। तो एक हेडिंग दे दी आपने एम्प्लॉई आईडी, ठीक है, फिर नेम, फिर डिपार्टमेंट, फिर सैलरी, ठीक है, पहली रो। अब आपने पहली रो बंद कर दी, फिर दूसरी रो चालू करी आपने, उसमें आपने इधर डाल दिया 101, फिर आपने डाल दिया अली खान, फिर आपने HR, फिर आपने 40,000। तो उसी के नीचे ही सारी डिटेल्स आ गई। अब हमने दूसरी रो भी बंद कर दी, फिर आप तीसरी रो खोल रहे हो, ठीक है, फिर तीसरे की डिटेल डाल रहे हो 102 सारा फैंस, फिर उसकी सैलरी, फिर आपने तीसरी रो बंद करके चौथी रो खोल दी, ठीक है, चौथी के बाद फिर आपने उसकी डिटेल्स डाल दी, ठीक है। अब आपने वो बंद करके टेबल बंद कर दी, तो ये आपकी एक पूरी टेबल बन गई। फिर आपने बॉडी भी बंद कर दी, HTML भी बंद कर दी। तो हमें यही तो बनाना था, क्रिएट अ वेब पेज दैट कंटेन्स अ टेबल ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, तो आपकी टेबल बन गई। अब आपको एक फॉर्म बनाना है टू एंटर न्यू एम्प्लॉय डेटा। तो अगर कोई नया हमारा एम्प्लॉय आ रहा है तो उसका डेटा कैसे एंटर करवाओगे, ठीक है, तो कैसे करवाओगे, ये आपने पहले डिफाइन कर दिया कि डॉक टाइप हमारी HTML है, HTML से हमारी स्टार्टिंग कर दी, हेड में आपने टाइटल डाल दिया कि हमारा क्या बना रहे हैं हम, ऐड न्यू एम्प्लॉय। फिर आपने बॉडी स्टार्ट करके बॉडी में एक हेडिंग दे दी एंटर न्यू एम्प्लॉय डेटा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेब पेज पे वो हो जाएगा एंटर न्यू एम्प्लॉय डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। फिर फॉर्म, ठीक है, फॉर्म चालू कर दिया आपने क्योंकि आप इनपुट करवाने वाला काम कर रहे हो, ठीक है। एक्शन सबमिट डॉट HTML मतलब कि जब आपको पोस्ट मेथड के थ्रू आपकी ये सारी डिटेल्स सर्वर पर पहुंच जाएंगी, ठीक है, सबमिट डॉट HTML पे। लेबल में आपने डाल दिया एम्प्लॉई आईडी कि आपको एम्प्लॉई आईडी चाहिए है, ठीक है। इनपुट टाइप आपने टेक्स्ट दे दिया कि आपको टेक्स्ट फॉर्म में एम्प्लॉई आईडी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका एक इनपुट बॉक्स होगा जिसमें आपको एम्प्लॉई आईडी डालनी होगी। फिर नेक्स्ट आपने नेम दे दिया, लेबल नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही दिया, आपको टेक्स्ट ही चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप नेम दे दोगे। फिर आपको डिपार्टमेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट भी टेक्स्ट ही है, फिर डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट नेम दे दोगे। फिर आपको सैलरी, यहाँ पे आपका टाइप है नंबर, ठीक है, तो इधर आएगा सैलरी और इधर आपको नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते, नंबर डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो टाइप है वही डाल सकते हो। फिर लास्ट है आपका सबमिट बटन, मतलब इनपुट सबमिट, ठीक है। सबमिट की जगह आप ऐड एम्प्लॉय कर रहे हो, एक बटन, ठीक है, ऐड एम्प्लॉय, और एक इधर रीसेट, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐड एम्प्लॉय करोगे तो ये सारा डाटा ब्राउजर से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, और क्लियर करोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस ये आपका फॉर्म है, इसको अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। और यूनिट 1 आपकी ख़त्म हो जाती है यहीं पे। और बाकी अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, है ना। और बाकी यूनिट्स भी जल्दी आ जाएंगी, बाकी डा पढ़ो जब तक, और कंटेंट धीरे धीरे आता रहेगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि लैपपिक आपके साथ है। एंड साथ साथ में थोड़ा DS से भी करो, लैपपिक लेट्स कोड को भी वो एक्सप्लोर करो, ठीक है। एंड आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हो https://lepic.mozilla.com, ठीक है। और अगर आपको साथ में अपने दोस्तों के साथ पढ़ना है या बहुत सारी चीज़ कर सकते हो तो आप इसको भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। और बस टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।